मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नादवारा में हूँ। हम एमए फाइनल हिस्ट्री सेकंड बी पेपर इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिवल इंडिया का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इससे पूर्व हमने अपने व्याख्यान में दिल्ली सल्तनत का राजत्व सिद्धांत डाला है। अब हमारा ये उसका दूसरा भाग है, मुगल शासन के स्वरूप से संबंधित, जिस पर आज ये मेरा व्याख्यान है। मुगल शासन का स्वरूप। मुगल शासन का स्वरूप सेना पर आधारित राज्य। मुगलों की शासन व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास साधनों का अभाव है, तथापि कुछ कर्मचारियों के चिट्ठियों से हमें उस काल की शासन व्यवस्था का पता चलता है। मुगलों का शासन सैनिक एकतंत्रात्मक था, जहां राज्य का प्रधान सम्राट होता था तथा वह सेना के बल पर अपनी प्रजा पर राज्य करता था। सम्राट राजनीतिक तथा धार्मिक क्षेत्र में प्रधान एवं सर्वोपरि शक्ति के रूप में था। जैसा कि मुगल सम्राट के बादशाह विरुद्ध के धारण करने से स्पष्ट हो जाता है, उसके खलीफा से संबंध नहीं थे तथा धार्मिक नीति के विषय में वह स्वयं निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हुआ करता था। विधर्मियों जैसे कि गैर मुसलमानों की दृष्टि से बादशाह राज्य का स्वामी था। जनता के दैनिक जीवन में मुगल सम्राट अधिक हस्तक्षेप नहीं किया करता था तथा गांवों में लगभग स्वायत्त शासन प्रचलित था, जहां के निवासी राज्य के हस्तक्षेप के बिना ही अपने संपूर्ण कार्य को पूरा कर लिया करते थे। मुगल प्रशासन के स्वरूप का दूसरा मुख्य बिंदु यह रहा कि प्रशासन कार्य तथा सेना में भेद नहीं था। इस समय शासन तथा सेना के विभागों में कोई भेद नहीं होता था। उच्च से उच्च पद प्राप्त करने के लिए सैनिक गुणों का होना अनिवार्य था। राज्य के सर्वोच्च अधिकारी मनसबदार कहलाते थे, जो सैनिक पदाधिकारी थे, किंतु उन्हें सूबेदार तक के पदों पर आसीन किया जा सकता था। सम्राट के दरबार में उच्च कर्मचारी विभिन्न विभागों के वजीर सभी मनसबदार होते थे, जिनका प्रथम पद सैनिक ही होता था तथा समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर उन्हें युद्ध भूमि में सैन्य संचालन करने की योग्यता होना उनमें आवश्यक था। अकबर के काल में तो टोडरमल तथा बीरबल तक को युद्ध भूमि में सैन्य संचालन करना पड़ा था। उच्च पदाधिकारियों को उनके मनसब के अनुसार मीर बख्शी से अपना वेतन प्राप्त करना पड़ता था। मुगल शासन के स्वरूप में तीसरा भाग था सम्राट की असीमित शक्ति। मुगल शासन केंद्रीय शासन पद्धति पर आधारित था, जिसमें सम्राट को असीमित अधिकार प्राप्त थे। नियम बनाने, उनको लागू करने तथा न्याय करने के सर्वोच्च अधिकार सम्राट को ही प्राप्त थे तथा वह संपूर्ण शासन व्यवस्था की धुरी था। वह सूबेदार तथा आम उच्च कर्मचारियों को निरंतर आदेश भेजता रहता था, जिनका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता था। विभिन्न विभागों में रजिस्टर रखे जाते थे तथा पत्र व्यवहार जो सम्राट तथा उसके विभिन्न पदाधिकारियों के मध्य होता था, उनका संकलन भी किया जाता था। बहुत से खत तथा पत्र व्यवहार करने की नकलें, रुक्के, कर्मचारियों का सेवा संबंधी विवरण, फरमान और हुक्मनामा आदि उस समय प्रचलित थे। इसीलिए कुछ लोग मुगल राज को कागजी राज भी कहकर संबोधित किया करते थे। मुगल शासन के स्वरूप में चौथा भाग था सामाजिक सुधार। सम्राट का कर्तव्य नहीं था। मुगलों के काल में सम्राट सामाजिक सुधार अथवा उन्नति करना अपना कर्तव्य नहीं समझते थे। यद्यपि मुस्लिम समाज के सुधार अथवा उन्नति करना अपना नाम मात्र का कर्तव्य ही समझते थे, किंतु हिंदुओं के समाज में उनकी नीति कम से कम हस्तक्षेप करने की हुआ करती थी। सम्राट का कार्य प्रजा से लगान वसूल करना तथा उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस के प्रबंध करने तक ही सीमित था। सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था राज्य द्वारा न होकर धार्मिक संस्था द्वारा की जाती थी। इस प्रकार मुगल साम्राज्य में सार्वजनिक उन्नति तथा राष्ट्रीय संस्कृति उत्थान राज्य का कर्तव्य नहीं समझा जाता था। मुगल शासन के स्वरूप में
पांचवा और अंतिम भाग था धर्म अप्रभावित था राज्य में। प्रोफेसर एस.आर. शर्मा के मत में मुगल साम्राज्य धर्म अप्रभावित राज्य था। अकबर वास्तविक रूप से मुगल वंश का संस्थापक ही माना जाना चाहिए, क्योंकि उदार और सहिष्णु था वह, तथा उसने धर्म को राजनीति से पृथक करके एक लौकिक साम्राज्य स्थापित किया था। धर्म प्रभावित राज्य में सम्राट को धर्म के अधिकार होते थे तथा सम्राट एवं धर्माचार्यों का विरोध करना पाप समझा जाता था, परंतु मुगल काल में इस प्रकार की व्यवस्था थी ही नहीं। इस काल में न्यायालय भी अधिकतर धर्म से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष रूप से अपना कार्य किया करते थे। मुगल सम्राटों ने मुस्लिम होते हुए भी धर्मांधता की नीति का अनुसरण नहीं किया था तथा देश के सभी व्यक्तियों को उत्थान का समान अवसर प्रदान किया था। यहाँ तक कि औरंगजेब जैसे धर्मांध सम्राट के काल में भी, जिसने कि धर्म संभावित राज्य की स्थापना का प्रयास किया था, ऐसा उसके विषय में कहा जाता था, अनेक कट्टर मुसलमानों तक सम्राट की नीति के विरोधी थे। अतः मुगल राज्य संस्था को धर्मनिरपेक्ष कहना अधिक न्यायसंगत प्रतीत होता था और यही मुगल शासन का स्वरूप था। इसी के साथ हमारा ये व्याख्यान यहाँ समाप्त होता है।